17 जून 2026 बिहार के गांव से एक खबर निकलती है और देखते ही देखते पूरे राज्य में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। एक 28 साल का युवक जिसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आता। 16 जून को वह फेसबुक पर लाइव आता है। 17 जून को उसकी मौत हो जाती है। बीच में सिर्फ कुछ घंटे गुजरते हैं, लेकिन उन घंटों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि आज भी लोग पूछ रहे हैं, क्या यह कानून की कार्रवाई थी या फिर एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ये कहानी है भरत भूषण तिवारी की। 17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग इसे पुलिस की मजबूरी बता रहे हैं, कुछ लोग इसे एक युवा की अधूरी कहानी कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक सवाल लगातार खड़ा है, सच आखिर है क्या? 16 जून को भरत भूषण तिवारी फेसबुक पर लाइव आता है। लाइव वीडियो में वह हथियार दिखाता है, सिस्टम के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता है, अपने विचार रखता है। कुछ लोग उसकी बातों को एक परेशान युवक की आवाज बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे कानून के खिलाफ खुली चुनौती मान रहे हैं। लेकिन उस लाइव के कुछ घंटों बाद जो हुआ, उसने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया। 17 जून को पुलिस और एसटीएफ की टीम हथियार इनको दे दिया गया और मामला देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए। भरत तक पहुंचती है। इसके बाद गोली चलती है, कार्रवाई होती है और फिर खबर आती है कि भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहीं से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। क्या यह आत्मरक्षा में की गई पुलिस कार्रवाई थी? क्या पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था? क्या भरत वास्तव में सरेंडर करने वाला था, या फिर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी? इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं, लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि भरत कोई घोषित गैंगस्टर नहीं था। कम से कम अब तक सामने आई जानकारी में उसका कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं दिखता। वह बीएसएससी का छात्र बताया जाता है। उसके परिवार का दावा है कि वह गांव की समस्याओं को लेकर आवाज उठाता था। सड़क, बिजली और बाढ़ जैसे मुद्दों पर वह अक्सर बोलता था। सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस का पक्ष भी मौजूद है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई परिस्थितियों के अनुसार की गई, यानी कहानी के दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। यही वजह है कि आज बिहार के गांवों से लेकर शहरों तक, चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या भरत तिवारी एक खतरा बन चुका था, या फिर एक ऐसी घटना हुई जिसकी पूरी सच्चाई अभी सामने आना बाकी है? आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करें, क्योंकि एक तरफ पुलिस का दावा है, दूसरी तरफ परिवार के आरोप हैं, और इन दोनों के बीच कहीं छिपा है वह सच जिसका इंतजार आज पूरा बिहार कर रहा है। भ्रष्टाचार या लूटपाट एक पैसे का इनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जितना भी ये सब छपरीबाज टपरीबाज सारा तेलचट्टा सब है, जो हमारे देश को दीमक की तरह काट रहे हैं, थोड़ा या ज्यादा। परिवार का दावा है कि वह गांव में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम शुरू करने की तैयारी कर रहा था। लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया गया था। यानी परिवार की नजर में भरत अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से भरत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। वह सिस्टम से नाराज था। उसे लगता था कि गांवों की समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा। टूटी सड़कें, बाढ़ की परेशानी, बिजली की समस्या, इन मुद्दों को लेकर वह अक्सर अपनी नाराजगी जाहिर करता था। सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल हुए। कुछ वीडियो में वह लोगों की मदद करता दिखाई देता है, कुछ वीडियो में गरीबों के बीच नजर आता है। यही वजह है कि उसके समर्थक उसे समाज सेवा करने वाला युवक बताते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए जिनमें वह हथियार के साथ दिखाई देता है।
यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखना एक बात है, लेकिन हथियार के साथ अपनी बात रखना बिल्कुल अलग बात है। भरत खुद को कई बार क्रांतिकारी विचारों से जोड़ता था। उसके वीडियो में भगत सिंह का जिक्र भी सुनाई देता है। वह बदलाव की बात करता था, व्यवस्था पर सवाल उठाता था, लेकिन सवाल यह है कि क्या व्यवस्था से नाराज होना किसी को हथियार उठाने का अधिकार दे देता है? शायद नहीं। और यही वह बिंदु है जहां से इस पूरी कहानी की दिशा बदलने लगती है। 16 जून 2026, यह तारीख इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसी दिन भरत फेसबुक पर लाइव आता है। लाइव वीडियो तेजी से वायरल होने लगता है। वीडियो में वह भावुक दिखाई देता है, गुस्से में भी नजर आता है, कुछ जगहों पर चेतावनी देता हुआ दिखाई देता है, और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती है वह है उसके हाथ में दिखाई देने वाला हथियार। वीडियो देखने वाले लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक परेशान युवक की पुकार है, जबकि दूसरे लोग इसे कानून व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी मान रहे थे। जैसे जैसे वीडियो फैलता गया, वैसे वैसे प्रशासन की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया था। एक युवक हथियार के साथ लाइव था और हजारों लोग उसे देख रहे थे। यहीं से घटनाओं की रफ्तार तेज हो जाती है। लाइव खत्म होता है, सूचनाएं पुलिस तक पहुंचती हैं, अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू होती है, और अगले कुछ घंटों में हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या 16 जून का वह फेसबुक लाइव सिर्फ एक नाराज युवक का विरोध था, या फिर आने वाली बड़ी घटना की शुरुआत? इस सवाल का जवाब हमें 17 जून की सुबह में तलाशना होगा, क्योंकि अगला दिन इस पूरी कहानी का सबसे विवादित और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन जाता है। कि गोली चलाना ही आखिरी विकल्प बचा था। इस सवाल का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है। दूसरा सवाल, सरेंडर की चर्चा आखिर कहां से शुरू हुई? सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और दावे सामने आए। परिवार ने भी आरोप लगाया कि भरत सरेंडर करने की स्थिति में था। वहीं पुलिस का कहना है कि उसने फायरिंग की थी। यानी दोनों पक्षों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर सरेंडर हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, और अगर सरेंडर नहीं हुआ था तो फिर उस दावे की शुरुआत कैसे हुई? यही वह बिंदु है जहां फॉरेंसिक रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और आधिकारिक जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा सवाल, क्या प्रशासन के भीतर भी अलग अलग जानकारी मौजूद थी? घटना के बाद कई बयान सामने आए। कुछ बयानों में भरत को मानसिक रूप से परेशान बताया गया, कुछ जगहों पर उसे सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। यहीं से लोगों के मन में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या सभी अधिकारियों के पास एक जैसी जानकारी थी, या फिर अलग अलग स्तर पर अलग अलग तस्वीर मौजूद थी? क्योंकि जब किसी बड़े मामले में अलग अलग दावे सामने आते हैं तो भ्रम बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। चौथा सवाल, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को लेकर पहले से चिंता थी तो क्या उसके लिए कोई वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी? यह सवाल सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं है, यह कानून व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक दबाव में हो तो उसके साथ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? यह विषय लंबे समय से बहस का हिस्सा रहा है, और भरत तिवारी मामले में भी यही प्रश्न बार बार सामने आ रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, घटना के बाद कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों हुई? यही वह सवाल है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया, क्योंकि आम लोगों की नजर में यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। हालांकि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं होता। जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी उचित नहीं है, लेकिन यह जरूर सच है कि इस कदम के बाद लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। अब हर कोई जानना चाहता है कि जांच में आखिर सामने क्या आने वाला है। क्या पुलिस का पक्ष सही साबित होगा, या परिवार के आरोपों में सच्चाई मिलेगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के हाथ में हैं, लेकिन एक बात साफ है, भरत तिवारी का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं रह गया है। ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसने कानून, प्रशासन, जवाबदेही और मानवाधिकार जैसे कई सवालों को एक साथ खड़ा कर दिया है। और शायद इसी वजह से आज भी बिहार के गांवों, कस्बों
और शहरों में लोग इस मामले की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी घटना के तथ्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते तब सवाल खत्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। और इस कहानी में भी सवाल अब भी बाकी है। भावनाएं अपनी जगह है, राजनीतिक बयान अपनी जगह है, सोशल मीडिया की बहसें अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम सत्य सिर्फ जांच से ही सामने आएगा। अगर पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की है तो जांच उसे स्पष्ट कर देगी, और अगर कहीं कोई चूक हुई है तो वह भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि कानून की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह व्यक्ति नहीं देखता, तथ्य देखता है। आज भरत तिवारी के परिवार की पीड़ा भी उतनी ही वास्तविक है। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक परिवार ने अपना सहारा खोया है। उनकी आंखों में जो सवाल हैं उन्हें भी जवाब मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिसकर्मियों ने वास्तव में अपनी जान बचाने के लिए कार्रवाई की थी तो उस सच्चाई को भी सामने आना चाहिए। न्याय तभी पूरा होता है जब सच का हर पक्ष सामने आए। यही वजह है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जरूरत है एक निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद जांच की। ऐसी जांच जिस पर न परिवार सवाल उठाए, न पुलिस, न जनता और न ही अदालत, क्योंकि जब जांच पर भरोसा होता है तभी फैसले पर भी भरोसा होता है। आज इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि किसी भी समाज में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही जवाब का इंतजार करना। बिना तथ्य जाने किसी को नायक बना देना या खलनायक बना देना दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम धैर्य रखें, तथ्यों को सामने आने दें और न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि एक लोकतंत्र की असली ताकत बंदूक में नहीं, कानून में होती है, और कानून की असली ताकत सच तक पहुंचने में होती है। आज सवाल भरत तिवारी का है, कल यह सवाल किसी और का हो सकता है। इसलिए यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की भी परीक्षा है जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। अब निगाहें जांच पर हैं, निगाहें रिपोर्ट पर हैं और निगाहें उन जवाबों पर हैं जिनका इंतजार पूरा बिहार कर रहा है। आप इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए? क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको तथ्यपूर्ण और संतुलित लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।